हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल अकेडमी। अपनी डीपीक्यू की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की क्लास है वो करने जा रही है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय है वो निम्न में से कौन है। ये सवाल आने वाला सवाल है क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक जो चैंपियनशिप हुई है उसमें एथलेटिक चैंपियनशिप, ये गलत प्रिंट हुआ, चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले एक खिलाड़ी है वो पहले भारतीय है। वो कौन है? नीरज चोपड़ा, अविनाश शबले, सुरेंद्र सिंह या सिद्धनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 88.1 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। और ये भारत के इस तरीके की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी मिले बने हैं। अब आपसे एक तो सवाल ये पूछ सकते हैं कि वो पहले भारतीय कौन है, उस खिलाड़ी का नाम पूछ सकते हैं नीरज चोपड़ा। या दूसरा सवाल इसी पैटर्न का आपका ये हो सकता है कि नीरज चोपड़ा जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो कितने मीटर में ये गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको ये भी क्लियर याद रखना है कि इन्होंने 88.17 मीटर में थ्रो करके जेवलिन थ्रो में ये अपना गोल्ड मेडल है ये जीता है। अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है वो कहां पर हुई थी, जहां पर ये गोल्ड मेडल जीता गया, ये हुई है बुडापेस्ट में। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? बुडापेस्ट में। तो तीन सवाल इसमें से आ सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है ये कहां पर हुई? बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ और उसमें भारत के खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा। उन्होंने 88.1 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल, हाल ही में 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे दिए जाने की घोषणा हुई है। मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, नंबर 1। दूसरा आपको ध्यान में क्या रखना है? 30वां। ठीक है, हो सकता है आपके पेपर में कई बार क्या होता है पीछे का भी पूछ लेते हैं, 29वां भी पूछ लेते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। पर यहाँ बात हो रही है 30वां मथुरा दास जो माथुर अवार्ड है उनकी घोषणा की है। उसके भी 3 वर्ग आपके होती है, एक होता है सीनियर वर्ग, एक आपका जूनियर और एक सब जूनियर वर्ग। तो इसमें सीनियर वर्ग की बात की है, किसे दी है? मुकुल चौधरी, परव झालानी, मानव सुधार या अनिकेत चौधरी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मानव सुधार है। उनको सीनियर वर्ग में मथुरा दास माथुर अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। राजस्थान में क्रिकेट क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड है ये। सीनियर वर्ग में राशि कितनी देते हैं दोस्तों? 15,000 रुपए। ये भी पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना। 15,000 रुपए की राशि देते हैं। और किसको मिला है 30वां? मानव सुधार को मिला है। जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग की आपको याद करने की जरूरत नहीं, राशि सेम है, 7500 रुपए। और जूनियर वर्ग में किसको दिए गए? 30वां मुकुल चौधरी। जूनियर वर्ग में किसको दिए जाने की घोषणा की है अभी? किसको? मुकुल चौधरी को। और सब जूनियर वर्ग में परव झालानी को। सब जूनियर वर्ग में कौन सा? परव झालानी। इसके अंतर्गत एक और अवार्ड दिया जाता है, वो है दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड। वो मिला है अनिकेत चौधरी। किसको मिला है वो? अनिकेत चौधरी। अब आपको ये सवाल भी मिल सकता है, लेटेस्ट है, कि 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो किसे सीनियर वर्ग में किसको दिया है? तो ध्यान में रखना, मानव सुधार को दिया है। इसके अंतर्गत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपए की राशि होती है। जूनियर वर्ग में किसे दिया है? मुकुल चौधरी को दिया है। और सब जूनियर वर्ग में किसको? परव झालानी को दिया है। और दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है उस वो अवार्ड मिला है अनिकेत चौधरी को। तो ये जो टेबल है ये आप अच्छे से याद कर लेना, इसमें से सवाल आ सकता है आपका। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला कच्चा तीवु द्वीप, नाम सुना होगा, आईआर पढ़ते हो तो कच्चा तीवु द्वीप वो भी आता है। तो वो जो द्वीप है उसका उल्लेख निम्न में किस मामले के संदर्भ में किया जाता है? कौन सा देश है उसके संदर्भ में होता है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या नेपाल? तो ये है श्रीलंका। कच्चा तीवु द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसी वजह से ये दोनों
में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये चर्चा में रहता है कच्चा-तीवी द्वीप जो श्रीलंका में स्थित है। क्लियर। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे रमेश प्रागनंदन का संबंध किस खेल से है? रमेश प्रागनंदन चर्चा में रहे थे, इनका संबंध किस खेल से? खिलाड़ी फुटबॉल के खिलाड़ी है, शतरंज के खिलाड़ी है, वॉलीबॉल के खिलाड़ी है या क्रिकेट के? तो इतनी न्यूज में रहे थे ये कि आपको सबको पता ही है, फिर भी आप एक बार ध्यान दे लो कि जो रमेश प्रागनंदन है शतरंज के खिलाड़ी है, सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर थे और सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय मास्टर भी रहे हैं शतरंज में, और शतरंज खिलाड़ी है, ये मैंने आपको बता दिया है। अभी ये सेकंड स्थान पे रहे थे, तो आपको ध्यान में रखना है कि रमेश प्रागनंदन है वो भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे। देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल निम्न में कौन सा है? देश का पहला अंडर वाटर व्हीकल एक बनाया गया है, वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? निराक्षी, मीनाक्षी, सोयूज या नीरांजलि? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नीराक्षी। नीराक्षी है क्योंकि नीर प्लस अक्षी, नीर यानी जल में रह के, अक्षी मतलब आंख, तो जल में रह के जो सारा चीज देखेगी, तो वो है कोलकाता आधारित एक युद्धपोत निर्माता कंपनी है, सबको पता है इसका नाम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, और दूसरी है जो MSME यूनिटी। इन दोनों के सहयोग से ये जो निराक्षी है, जो ऑटोनोमस भारत की पहली अंडर वाटर व्हीकल है, उसका निर्माण किया है और माइंस को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। देश में अपनी तरह का पहला लॉन्च है, जो समुद्री खनिज है उस पे ये पूरी तरीके से नजर रखेगी, और इस तरीके का ये भारत का पहला व्हीकल है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, इसको नाम दिया है निराक्षी। हाल ही में घोषित नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? अभी घोषणा हुई है नेशनल स्पेस डे, या हिंदी में बोले तो अंतरिक्ष दिवस, 15 अगस्त, 14 जुलाई, 23 अगस्त या 25 अगस्त। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त है, उसको नेशनल स्पेस डे के रूप में हमने घोषित किया है। ये वही कहानी है, 30 जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में हमने मनाई जाने की घोषणा हुई है। तो आ सकता है, आप ध्यान रखना कौन से दिन, 23 अगस्त, जब चंद्रयान है वहां तिरंगा फहराया था चंद्रमा पर, जब उस दिन की याद में नेशनल स्पेस डे की घोषणा की गई है। कुछ इसी संदर्भ में कुछ पॉइंट भी आए थे, वो भी ध्यान देख लेते हैं हम। तिरंगा चांद की उस जगह के नामकरण की घोषणा की जहां चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 ने अपने पद चिन्ह छोड़े, वह पॉइंट क्या कहलाएगा? अब तिरंगा कहलाएगा। और शिव शक्ति जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का जो मून लैंडर था वो उतरा था, तो उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति नाम दिया गया है। तो ये कुछ चीजें जो हाल ही में घोषित हुई है, आपको ध्यान में रखना है कि 23 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे। हाल ही में राज्य जीव जंतु बोर्ड का नाम किस पर्यावरणविद के नाम पे किए जाने की घोषणा की गई है? अपना राज्य में जो जीव जंतु बोर्ड है उसको किस पर्यावरणविद के नाम पे उसका नाम है वो परिवर्तित किया गया है? गुरु झांबुजी, अमृता देवी, शंकर पालीवाल या अनिल मेहता? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमृता देवी। अमृता देवी थी जिसने एक राजस्थान की प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी, जो पेड़ पौधों जीव जंतुओं को बचाने के लिए बलिदान दिया था अपना। वो उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में जो अपने राज्य का जीव जंतु बोर्ड है उसका नामकरण अमृता देवी जीव जंतु बोर्ड कर दिया गया है। अगला सवाल, राजस्थान में इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा का निर्माण कहां पर किया जाएगा? इसी तरीके के 7 और पेनोरमा है जिसकी घोषणा राज्य सरकार ने की है कि हम वहां पर स्थापित करेंगे। एक है उनमें से इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा, तो उसकी स्थापना पोखरण में, अजमेर में, आसिंद में या जोधपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पोखरण जैसलमेर में है, वहां पर इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा। मैंने आपको बताया प्रदेश में भी 7 इस तरीके के पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा हुई है। इसके अलावा आप जो पहले अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसमें भी देखिए, जो नवीनतम पिछले साल या इस साल जो भी पेनोरमा है वो बने हैं, ये तो बनेंगे, जो बना दिए गए हैं उनकी भी एक सूची दी हुई है, तो वो भी आप एक बार देख लेना।
जैसे पृथ्वीराज चौहान का पेनोरमा बनेगा अजमेर में, जैसलमेर पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा का निर्माण होगा, भरतपुर में डीग में महाराजा सूरजमल का पेनोरमा बनेगा, जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी थे कुछ प्रमुख उनका पेनोरमा, भीलवाड़ा के आसिंद में बगड़ावत सवाई भोज है उनका बनेगा, बगड़ावत सवाई भोज का पेनोरमा कहां पर बनेगा, भीलवाड़ा के आसिंद में, केला देवी का करौली में, और जालोर में वीरमदेव का नरदेव, जो वीरमदेव और कानड़देव थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध किया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन दोनों की याद में वीरमदेव और कानड़देव चौहान का पेनोरमा कहां पर मिलेगा, बनेगा जालोर जिले में। तो ये कुछ प्रमुख पेनोरमा है 7 जिन्हें बनाए जाने की अभी घोषणा हुई है, तो ये फ्यूचर में बनेंगे। तो आपसे सवाल या तो मिलान करने आ सकते हैं या सीधा सवाल वन लाइनर भी आ सकता है। आपको वैसे डीग में जैसे महाराजा सूरजमल है कहाँ बनेगा, भरतपुर में, तो कुछ ऐसे है जिनका आइडिया आ जाएगा, जैसे बगड़ावत सवाई भोज का कहाँ बनेगा, तो हमें ध्यान में देना कहाँ पर, भीलवाड़ा में। अगला सवाल, राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान के तहत कब तक टीबी मुक्त होने का, प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, 2024, 2025, 2030, 2026। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये ध्यान रखा, अभी अभियान चलाया था जिसमें ये बोला गया है कि 2025 तक राजस्थान को टीबी मुक्त राज्य घोषित कर देंगे। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है 2025 तक का। राज्य में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय, ये जयपुर में, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है जोधपुर। याद कर लो कि हस्तशिल्प और हथकरघा से संबंधित एक निदेशालय स्थापित किया जाएगा, कहां पर, जोधपुर में। हस्तशिल्प नीति आपसे पूछ ले कि राज्य सरकार ने पॉलिसी लाई थी जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, वो कब की है, तो वो है 2022 की। पॉलिसी कब की आपकी, 2022 की। और हथकरघा हस्तशिल्प से संबंधित निदेशालय कहां पर बनाया जाएगा, जोधपुर जिले में। अगला सवाल है, निम्न में किस जिला प्रशासन ने सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में गुड टच और बैड टच के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया है, मिशन आर्या। तो ये किस जिला प्रशासन ने मिशन आर्या की शुरुआत है वो की थी, जोधपुर, जयपुर, दौसा या भरतपुर। तो इसका राइट आंसर है दौसा। ठीक है, दौसा डिस्ट्रिक्ट ने मिशन आर्या, जिसके तहत चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे गैर सरकारी स्कूल हो, उसमें बच्चों को इस जो टच है, बेड टच या गुड टच, उसके प्रति उनको अवेयर किया जाएगा, और उस मिशन को उन्होंने नाम दिया है मिशन आर्या। अगला सवाल है, भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है। अभी हाल ही में राजस्थान में भी एक टाइगर रिजर्व की घोषणा की थी, तो उसको मिला के भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है, 52, 53, 54 या 55। तो ये होगा आपको 54, यानी 54 टाइगर रिजर्व है भारत में वर्तमान में। अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम बोलते हैं NTCA, वो जो ये बाघ जो टाइगर रिजर्व है उनको अनुमति देता है। तो ने 22 अगस्त 2023 को राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में बाघ अभ्यारण्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और इसके साथ ही जो धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य है, ये बाघों को समर्पित देश का 54वां अभ्यारण्य हो गया। देश का कितना हो गया, 54, याद रखना। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का हो गया 5वां। राजस्थान में इसके अलावा कौन कौन से हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा ऐसे लिखते हैं, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, और रामगढ़ विषधारी के बाद यह 5वां बाघ अभ्यारण्य है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की बात करें हम तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का ये, और कब शुरू किया गया था, 1973 यानी 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बाघों को संरक्षण प्रदान करना था। और इसी के तहत पूरे देश में अलग अलग जगह पे बाघ जो अभ्यारण्य ये स्थापित किए जाते हैं। राष्ट्रीय, इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, उसका भी गठन किया गया है। और हाल ही में 5वां अगर प्रदेश की बात करें तो 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर और करौली है, उसको घोषित किया गया है। अगला सवाल, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन का संबंध किस देश से है। लूनर के लिए पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है,
वो किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन या रूस? तो ये है अपना जापान का लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये इस वजह से चर्चा में कि जापान की जो एरोस्पेस कंपनी है, एक्सप्लोरेशन एजेंसी और इसरो, इन दोनों का ये संयुक्त मिशन है और दोनों मिलकर 2025 में इसको लॉन्च करने की योजना बना रही है। समझ में आया? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जापान और इसरो दोनों मिलकर इस जो लॉन्च करने की 2025 तक इसको लॉन्च करने की अभी योजना बनाई है। तो आप ध्यान में रखना, इसका संबंध जापान से है। अगला है गांधी सागर घोषणा पत्र। इसका संबंध निम्न में किससे है? मलेरिया उन्मूलन से संबंधित ये कोई घोषणा पत्र है? एड्स उन्मूलन, टीबी उन्मूलन या खसरा उन्मूलन? अभी मैंने बताया आपको कि राज्य सरकार का लक्ष्य क्या है? राज्य सरकार का 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करना है। तो ये जो गांधी सागर घोषणा पत्र है, ये भी टीबी उन्मूलन से संबंधित एक घोषणा पत्र है और WHO का है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने ये बोला है कि गांधी सागर घोषणा पत्र अपनाकर 2030 तक जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसमें पूरी तरीके से जो तपेदिक यानी जिसको हम टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, उसको खत्म करने पे सहमति व्यक्त की है। तो उन्होंने WHO का गांधी सागर जो घोषणा पत्र है उसका संबंध है टीबी उन्मूलन से, जो दक्षिणी पूर्व एशिया में उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक हम टीबी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। क्लियर? अभी हमने नेशनल स्पेस डे देखा था, तो उसके बाद एक और डे आया राष्ट्रीय खेल दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये सबको पता रहता है, 14 अगस्त, 15 जुलाई, 25 सितंबर या 29 अगस्त। ये होगा दोस्तों 29 अगस्त। अभी नेशनल स्पेस डे नया घोषित किया है, तो हो सकता है आपसे मिलान या सुमेलित करने से संबंधित कुछ इस तरीके का सवाल भी आपसे आ जाए। तो ये जो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये जो हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद जी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस डे की घोषणा की गई थी। पहली बार इसका आयोजन हुआ था 2012 में, जब से हम प्रति वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एक शब्द और आया था, कंपाला घोषणा। जैसे अभी हमने गांधी सागर घोषणा पत्र देखा, वो WHO का टीबी उन्मूलन से संबंधित घोषणा पत्र है। उसी तरीके से एक घोषणा पत्र और चर्चा में रहा था, वो था कंपाला घोषणा पत्र। तो उसका संबंध किससे था? जलवायु परिवर्तन से संबंधित या स्वास्थ्य संबंधी, मृदा संरक्षण से संबंधित या खेलों को बढ़ावा देने के लिए घोषणा पत्र। तो ये है जलवायु परिवर्तन से संबंधित कंपाला घोषणा पत्र है, इसका संबंध है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, पहले मैं आपको बता दूं कि ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। शुरुआत कब हुई थी? इस तरीके के पिछली बार भी पेपर में आया था, भारत सरकार की कोई भी ऐसी योजना, उसका साल आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी शुरुआत निम्न में से कब हुई थी। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत हुई थी 2021 में। अब आपसे सवाल क्या पूछा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट, माइक्रोसाइट का मतलब कि छोटे छोटे गांव स्तर पर या छोटे कस्बे स्तर पर हम इस जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके लिए हम काम करेंगे। तो इस तरीके के माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या मिजोरम? तो ये मिजोरम राज्य है जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट की शुरुआत जिसने की है। डूरंड कप का संबंध किससे है? किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, ये फुटबॉल का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है जो डूरंड कप है और वर्तमान में चल रहे थे 132वां संस्करण। 3 अगस्त से 3 सितंबर 23 तक है। भारत के में इसका आयोजन हो रहा है, भारत में सशस्त्र बल है उनके द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? हाल ही में घोषित हुई है नई मजदूरी दर। ठीक है, उन नई मजदूरी दरों के अनुसार राज्य में कुशल श्रमिक हैं उनको प्रतिदिन कितने रुपए तक की मजदूरी है वो प्राप्त होगी। हर साल ये रिवाइज होती रहती है
कि जो श्रमिक है, उच्च कुशल श्रमिक है, कुशल श्रमिक है, तो इनके लिए प्रतिदिन मजदूरी है वो राज्य सरकार तय करती है। अभी हाल ही में हुई है उसमें ये बोला है कुशल श्रमिकों को कितना रुपए देंगे प्रतिदिन, 333 रुपए, 359, 309 या 345। तो ध्यान में रखना ये बोला है 309 रुपए देंगे। कितने रुपए प्रतिदिन देंगे कुशल श्रमिक को? 309 रुपए। अब और को क्या मिलेगा वो देखते हैं। और ये बढ़ी हुई जो दर है ये 1 जनवरी 2023 से ये बोला है कि ये प्रभावी होगी। पीछे जो 1 जनवरी 2023 है जब से इनको प्रभावी माना जाए। अकुशल श्रमिक है, पीछे नीचे से देखते हैं, उच्च कुशल अगर कोई है उसको 359 रुपए मिलेंगे प्रतिदिन। ठीक है, 359 उसको उच्च कुशल को मिलेंगे। कुशल श्रमिक है उसको मिलेंगे 309 रुपए प्रतिदिन। अर्ध कुशल है उसको मिलेंगे 297 रुपए और अकुशल श्रमिक है उसको प्रतिदिन कितने मिलेंगे? 259 रुपए। तो आपको ये टेबल याद करनी है। अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है तो क्या पता पेपर में आपको देखने को मिल जाए। तो उच्च कुशल है उसको 359 रुपए, कुशल है उसको 309 रुपए और जो अर्ध कुशल है उसको 297 रुपए और अकुशल है उसको 259 रुपए राशि प्रतिदिन मजदूरी दर उनकी तय की गई है। अगला सवाल क्या है, निम्न में से किसे ब्रिक्स के नए सदस्य बनाए जाने की घोषणा हुई है? पिछली क्लास में हमने देखा था कि ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट हुई थी। उसमें ये घोषणा की कि कुछ और कंट्रीज हैं ब्रिक्स। पहले तो ये आपको पता था, मैंने बार बार आपको बताया है कि ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश थे जब इसको हम बोलते हैं ब्रिक्स। अब नए सदस्य बनाए जाने की घोषणा हुई है जो 1 जनवरी 2024 से नए सदस्य के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो कौन कौन से है वो? सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इथोपिया या मिस्र। कौन से नए सदस्य होंगे? केवल 2 या 4 होंगे, या 1, 2 या 3 होंगे, या 4 या 5 होंगे, या सभी होंगे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सभी। यानी ये जो लिख रखी है 6 के 6 सदस्य, ये ब्रिक्स के आपके नए सदस्य बनेंगे। कौन कौन से? देखो, सऊदी अरब है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये 3 हो गए ऐसे ही कंट्री। इसके अलावा देखो अर्जेंटीना, इथोपिया, मिस्र। इथोपिया और मिस्र अफ्रीकी और अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की जो कंट्री है वो हो गया। तो ये जो सदस्य हैं 6 सदस्य एकदम पक्के से आप याद कर लो, ये ब्रिक्स के नए सदस्य हैं, वो बनाए गए हैं। 1 जनवरी 2024 से ये नए सदस्य बन जाएंगे। तो याद कर लेना, संयुक्त अरब, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान, अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसके अलावा आपके इथोपिया और मिस्र जो अफ्रीकी कंट्री है, वो इसके नए सदस्य बनाए गए हैं। अगला सवाल, आदित्य L1। आज जो आदित्य L1 है वो जाएगा, जो सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा, किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा? ठीक है, आदित्य L1 जो एक लेबोरेटरी है जो स्थापित की जाएगी PSLV-C 57 से, PSLV-C 54 से, PSLV-C 53 से या PSLV-C 52 से। तो ये PSLV-C 57 से जो आदित्य L1 है, जो भारत का पहला सोलर मिशन है, जो सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये याद कर लो आज की डेट में, ये कब? 2 सितंबर 2023 है ना। ये PSLV-C 57 से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। हाल ही में किस पश्चिमी देश ने स्कूलों में हिसाब नहीं हिजाब, ये गलत प्रिंट है, हिजाब, हिसाब नहीं हिजाब होगा, समेत सभी तरह के जो इस्लामिक लिबास होते हैं, बुर्का हो गया, नकाब हो गया, इस तरीके की, तो वो प्रतिबंध लगाया है। तो किस पश्चिमी देश ने हाल ही में लगाया? ऐसा नहीं ये पहला देश है, पहले भी बहुत सारे देश लगा चुके हैं, पर हाल ही में बात कर रहे हैं हम। तो फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन या फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, उसमें स्कूलों में किसी भी तरीके की धार्मिक पहचान वाली कोई भी इस तरीके की ड्रेस है उसको प्रतिबंध किया है। कौन सी कंट्री ने? फ्रांस ने। अगला सवाल, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनाई गई है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनाए जाने की घोषणा अभी दीप्ति कुमावत जी, दिया कुमारी, संतोष शर्मा या जया वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा जया वर्मा जी हैं। इनको रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनाए जाने की घोषणा हुई है। अभी G20 की समिट भारत में होने वाली है, तो
हम देख लेते हैं जी 20 का सदस्य इनमें से कौन सा है। ये सवाल भी आपके आ सकता है। तो कौन से देश जी 20 का सदस्य है इनमें से? अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका या टर्की? तो सही विकल्प का चयन करना है, केवल एक, एक और दो, दो और चार या उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और टर्की, ये सभी आपके जी 20 के सदस्य हैं। ये देखे देखो, जी 20 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, ईयू जिसको बोलते हैं, ये 19 देश कंट्री है और प्लस यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय संघ है वो मिलके जी 20 जो विकसित और जो विकासशील कंट्री है उन सबसे मिलकर एक बना हुआ एक संघ है। अब इसमें ये मैंने आपको सदस्य बता दिए हैं, आप यहाँ मैप लाना मैं भूल गई, मैप के थ्रू देखिए कि कौन कौन से देश है वो इसके मेंबर है। ठीक है, तो इसमें G8 के भी कुछ मेंबर हैं, प्लस एक्स्ट्रा मेंबर है वो भी है, यूरोपीय संघ भी है। तो आप मैप के थ्रू ये देखिए, ये सवाल आ सकता है क्योंकि G20 की अध्यक्षता 2023 में सितंबर में अभी होने वाला है, भारत कर रहा है। ये पहले की क्लासेस में मैं पूरा विस्तार से आपको बता चुकी हूँ। तो अब आपको मैप में ये देखिए कि कौन कौन से देश हैं जो इस G20 में शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही बताई तो अप्रैल जून में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर है वो कितनी % रही है? जो ये वित्त वर्ष चल रहा है अभी 23-24 की पहली तिमाही अप्रैल जून में देश के सकल घरेलू जीडीपी की जो विकास दर रही है वो कितनी रही है? 8%, 7.8%, 6.3% या 8.5%? तो इसका राइट आंसर है 7.8%। 23-24 की पहली तिमाही में विकास दर 7-8 रही है और ये रिजर्व बैंक ने मानी थी कि ये कितनी रहेगी, आरबीआई ने क्या बोला था कि ये पहली तिमाही रहेगी 8% के करीब। ये जो जीडीपी की विकास दर कितनी रहेगी, 8%। और रेटिंग एजेंसी है इकरा, उसने क्या बोला था, इकरा ने ये बोला था 8.5% के करीब रहेगी और रही कितनी है, 7.8% विकास दर है ये रही है। ये इस तरीके के सवाल वैसे आते नहीं है कि इस तिमाही में कितना रहा, ये तिमाही में कितना रहा, पर यह आप ध्यान रखो कि आपका पेपर होने वाला है अक्टूबर फर्स्ट वीक। तो हो सकता है कि ये सवाल अभी इतनी ज्यादा जोर हो रहा है ये इस तरीके से कि बाद में ये विकास दर है ये सबसे ज्यादा रही है, तो इस वजह से आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि कितनी रही, तो 7.8% विकास दर है वो रही है पहली तिमाही में। निम्न में किस जिले में प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय खुलेगा? मैंने आपको क्लास में करवाया था, पीछे बजट में करवाई एक क्लास हुई थी, उसमें करवाया था कि बजट में घोषणा हुई है कि एक माइनिंग यूनिवर्सिटी यानी खनन विश्वविद्यालय बनेगा प्रदेश में पहला, वो बनेगा कोटा संभाग में। ये बात कही थी बजट में, कौन से संभाग में, कोटा संभाग में। अब इस क्लियर कर दिया सरकार ने कि कोटा संभाग में तो बारामुंडी, झालावाड़ बहुत सारे जिले आते हैं, तो कोटा संभाग में भी कहाँ बनेगा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि 12 जिले में ये जो खनन विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की जाएगी। तो कहाँ पर, 12 जिले में प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की जाएगी। अगला सवाल और लास्ट सवाल है, हाल ही में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर समिति स्थापना की घोषणा हुई है? अभी घोषणा की गई कि पूरे देश में चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, वो सब चुनाव एक देश और एक चुनाव पद्धति पर करवाया जाए। तो इसकी कितनी संभावना है, इसके लिए एक जो समिति है उसका गठन किया गया, वो किसकी अध्यक्षता में है? श्री रामनाथ कोविंद जी, मृदुल शेखावत जी, कमलकांत वर्मा या जगदीश कुशवाहा जी? तो इसका राइट आंसर होगा श्री रामनाथ कोविंद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में ये एक समिति है, इसका गठन किया गया है। क्लियर? चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, करंट अफेयर की क्लास में। अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही है तो आप इनको शेयर भी कीजिए और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर एक नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। थैंक यू।